आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतेंदु युग के बारे में, जो कि आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भारतेंदु युग क्या था, और ये भी समझ में आ जाएगा कि नाटक, उपन्यास, गद्य की जितनी भी विधाएं हैं 4-5, उनका जो शुरुआती रूप था वो कैसा था और भारतेंदु का क्या योगदान रहा इन सब में। आपको बिल्कुल बढ़िया से क्लियर हो जाएगा और भारतेंदु युग आज के बाद आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। आपके टिप्स पर होगा कि भारतेंदु युग क्या है। साहित्य समाज का दर्पण होता है, ये बात आपको पता ही होगी। यानी कि समाज में जो भी चीज़ घटित हो रही है, समाज की जो भी परिस्थिति है, वहाँ पर जो भी घटनाएं हो रही हैं, वो सभी क्या है, साहित्य में हमें देखने को मिलती है। यानी साहित्य जो बनता है वो समाज से ही निकल करके आता है। यानी साहित्य एक तरीके से समाज का प्रतिबिंब ही होता है। ये बात मैंने आपको अपने कई वीडियोज़ में बताई है। इसलिए कहते हैं, अगर किसी समाज को अगर आपको अच्छे से समझना है तो वहाँ का साहित्य आप देख लीजिए। आप उस समाज की स्थितियों को अच्छे से समझ जाएंगे। एक तरीके से वो समाज कैसा है आपको पता लग जाएगा। और ठीक इससे विपरीत भी होता है कि अगर आपको उस समय का साहित्य जानना है तो आप उस समय की परिस्थितियों को जान लीजिए, तो आप क्या है, वहाँ का साहित्य समझ जाएंगे। क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड है कि समाज में जो घटित होता है वही साहित्य में दिखाते हैं, और साहित्य में जो लिखते हैं वो वही है जो समाज में घटित हुआ है। तो अगर आप साहित्य पढ़ेंगे तो समाज को जान जाएंगे, समाज को जान जाएंगे तो साहित्य का भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो इसीलिए अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आधुनिक काल, और आधुनिक काल में भी कौन सा, 1850 के आसपास का युग। तो 1850 के आसपास का अगर साहित्य हमें समझना है तो उस समय की परिस्थितियों को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बता दिया था। इस वीडियो में भी थोड़ी सी और आगे की बात मैं करूंगा। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आधुनिक काल की जो शुरुआत है वो कैसे हुई थी। वैसे तो मैंने बताया था आपको कि आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है 1850 यानी भारतेंदु युग से मानी जाती है। परंतु कोई भी जो चीज़ें अचानक से शुरू नहीं होती है, उसका कुछ ना कुछ शुरुआती रूप पहले से चालू हो जाता है। तो उस वीडियो में हमने वही बात की थी कि गद्य साहित्य के जो पहले रचनाकार थे, मतलब किन लोगों को गद्य साहित्य का पहला लेखक माना जाता है और उसकी शुरुआत कहाँ से देखने को हमें मिल गई थी, तो वो हमने इससे पहले की वीडियो में जाना था। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो आधुनिक साहित्य की जो शुरुआत मानी जाती है भारतेंदु युग से, जिसे नवजागरण काल भी कहा जाता है, तो उसके ऊपर है ये वीडियो आज की। अगर इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो देख लेना। और आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आधुनिक काल भारतेंदु युग के साथ। तो हम इसकी शुरुआत परिस्थितियों को जानने से करेंगे। तो भारतेंदु युग की परिस्थिति क्या थी, आपको एक थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि 1850 का समय है। आपको याद है 1857 के आसपास एक क्रांति हुई थी जो भारतीय लोगों ने करी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, उनके राज्य के खिलाफ। तो आपको पता है इस समय अंग्रेज़ों का राज है। अंग्रेज़ों की नीतियों से क्या है, पूरे हमारा जो समाज है भारतीय बहुत ज़्यादा परेशान है। विशेष रूप से कृषि वर्ग परेशान है, व्यापारी लोग परेशान है, कुछ सामंते भी उनसे परेशान हैं, और राजा तो परेशान है ही। तो कुल मिलाकर के जितने भी भारतीय लोग थे उन सबका शोषण हो रहा था, और जिन जिन लोगों को ये चीज़ें दिख रही थी वो सब अंग्रेज़ों से बहुत परेशान थे। उनके अंदर ये भावना आ रही थी कि ये अंग्रेज़ हमारे देश को लूट रहे हैं, उसे खोखला बना रहे हैं। तो इस समय के जितने भी साहित्यकार हैं वो सभी के सभी ये भावना उनके मन के अंदर है, और इसी भावना की वजह से उनके अंदर जो देश प्रेम की भावना है वो जागृत हुई है। अपने देश के प्रति वो जो लगाव होता है वो उनके अंदर इसकी वजह से जागा, और इसलिए वो लोग जो साहित्य रचते थे उनके ऊपर इस देश प्रेम की भावना का जो प्रभाव देखने को मिलता है। विशेष रूप से भारतेंदु जी थे और इनके आसपास जितने भी युग था, इनका एक भारतेंदु युग था जिसके अंदर इन्हीं की तरह समान लेखक थे। तो उन सभी पे ये प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस प्रकार का साहित्य रचते होंगे। उनके साहित्य में अंग्रेज़ों की नीतियों की आलोचना होती होगी, भारतीय समाज की जो परिस्थिति है वो सब वो बताते होंगे। तो यही सब चीज़ें क्या है उनके साहित्य में आती है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप भी बता सकते हैं कि वो क्या उसमें लिखते होंगे। पर यहाँ पर समस्या ये थी कि इससे पहले अगर हम चलते हैं आधुनिक काल से तो था रीतिकाल, और रीतिकाल में राजा थे और दरबारी लोग थे। तो वहाँ पर जो राजा को खुश करने के लिए लोग लिख देते थे, क्योंकि वही था कर्ता धर्ता। परंतु अब परिस्थितियाँ हो गई हैं चेंज। अब अंग्रेज़ आ चुके हैं, राजा और दरबारीपन में जो कविताएं लिखी जाती थी सिर्फ अब वहीं तक सीमित नहीं रहा। अब लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना जागी, उनके अंदर दुख है कि हमारा देश इस हालत में, हमारे लोग परेशान हैं और हम भी परेशान हैं। तो अब ये भावना जो उनके अंदर आई
उन्हें अब इसको अभिव्यक्ति देनी थी। तो इस नई भावना को अभिव्यक्त करने के लिए उनके पास साधन नहीं थे, मतलब कैसे अपनी इस भावना को व्यक्त करें। इससे पहले वो काव्य के थ्रू करते थे, कविताएं बोलते थे, परंतु अब उनके अंदर विचार इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा भाव उमड़ रहे हैं कि वो कविता में उसे नहीं समेट पा रहे हैं सब लोग। तो उन्हें एक नई विधा की आवश्यकता थी, नए साधन की आवश्यकता थी, जिससे वो अपने मन के विचारों को व्यक्त कर पाए, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच पाए। तो इसलिए जो गद्य था, जिसे हम आधुनिक काल कहते हैं, जहाँ पर गद्य का विकास हुआ, गद्य की इतनी सारी विधाओं का विकास हुआ, ये इसीलिए हुआ क्योंकि जो नई भावनाएं वे लोगों के अंदर आ रही थी, जो नई संवेदनाएं जाग रही थी, उसकी अभिव्यक्ति के लिए उन्हें नए साधनों की आवश्यकता थी। तो इसलिए हमें इस काल के अंदर निबंध देखने को मिलते हैं, नाटक देखने को मिलते हैं, उपन्यास, कहानी, आलोचना, कविता, इन सब की ये शुरुआत ही होता है। यहाँ पर इन सब का क्या शुरुआत हो रहा है, ये इससे पहले हमें देखने को अच्छे से नहीं मिलता था। इनका जो शुरुआती रूप अगर हम देखें, जो हमारे सामने आया आंखों के, वो भारतेंदु युग के अंदर ही सामने आता है। और एक वो व्यक्ति जिसने इन सभी जितनी भी विधाएं हैं गद्य की, इसको अगर शुरुआत करी थी, इनको विकसित करने का जो प्रयास किया, उसका श्रेय भारतेंदु को जाता है। इसलिए उनको इतना महत्व दिया जाता है कि उनके नाम पर ही इस युग को रख रखा है कि भारतेंदु युग। तो भारतेंदु जी ने इन सब की शुरुआत कैसे करी और शुरुआती रूप में निबंध कैसे थे, नाटक कैसे थे, उपन्यास कैसे थे, तो इन सब का जो शुरुआती रूप था वो कैसा था, लेखक कौन थे, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं करी, ये सब अभी हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको जो जानने वाली बात है वो आप ये जान लीजिए कि इस भारतेंदु युग के बारे में जो हमारे प्रसिद्ध लेखक है उन्होंने कुछ कहा है। जैसे रामविलास शर्मा जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगर आप बुक में जाएंगे तो आपको एग्जैक्ट लाइनें मिल जाएगी कि इन्होंने इस युग के बारे में क्या कहा है। विश्वनाथ त्रिपाठी की बुक देखना, उसमें आपको मिल जाएगा। मैं थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दे देता हूँ, अगर शॉर्ट में बता देता हूँ कि रामविलास शर्मा ने बोला कि इस समय का जो साहित्य था वो ज़्यादातर गदर यानी वही क्रांति की बात कर रहे हैं कि उससे प्रभावित था उसका साहित्य। और वो कहते हैं इस गद्य साहित्य के अंदर किसानों को संगठित होने के लिए और उसे आंदोलित होने के लिए जितना प्रेरणा दी है इस साहित्य ने, उतना किसी और साहित्य ने नहीं दिया है। तो वो कहते हैं कि इस समय का जो साहित्य है गदर से प्रभावित है और लोगों को क्या है, संगठित और आंदोलित होने की प्रेरणा देता है, विशेष रूप से किसानों को। तो ये रामविलास शर्मा जी कहते हैं। रामविलास शर्मा जी का एक और कथन है जिसमें वो बताते हैं कि इस समय का जो साहित्य है वो जनवादी साहित्य है, क्योंकि इस साहित्य के अंदर ना केवल स्वतंत्रता संग्राम की बात की गई है, बल्कि उस लोगों के अंदर समानता, भाईचारे की भावना का भी क्या है, उसमें हमें स्वरूप देखने को मिलता है। और इनकी रचनाओं में समाज को सुधारने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। तो ये बात तो थी रामविलास शर्मा जी की। अब दूसरी हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि भारतेंदु ने एक नए युग का प्रवर्तन किया और इस समय जो समाज के बीच में जो संवेदनाएं थी वो सही रूप में जो मतलब संवेदनाएं लोगों की थी वैसा हमें हिंदी साहित्य में देखने को नहीं मिल रहा था। एग्जैक्ट लाइन क्या थी आप जा करके पढ़ लेना, मैं आपको बस ऐसे थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। द्विवेदी जी कहते हैं कि इस समय का साहित्य राग दरबार से निकल करके, यानी जो पहले साहित्य दरबारों में लिखा जाता था वहाँ से निकल करके लोक जीवन की अभिव्यक्ति करने लगा, यानी लोक जीवन के बारे में बताने लगा कि लोगों का जीवन किस तरीके का है, सामान्य जन तक वो पहुँचा। इन लोगों के इन कथनों से आपको ये पता लग जाता है कि उस समय की परिस्थितियाँ कैसी थी और वो क्या लिख रहे थे, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है इनके कथन। तो बात कर लेते हैं गद्य विधाओं के शुरुआती रूप के बारे में। तो इस वीडियो में आप जो जानोगे निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, आलोचना, कविता, ये शुरुआती रूप में कैसे थे आप इस वीडियो में ये जानोगे। और उसके बाद जो अगली वीडियो में बनाऊंगा उसके साथ साथ आपका ये क्लियर होता जाएगा कि कैसे इन गद्य विधाओं का विकास जो हुआ, कि कैसे ये धीरे धीरे जो आज का जो हम अस्तित्व इनका देखते हैं कि आज उपन्यास जो है इतने धड़ल्ले से लिखे जा रहे हैं, ये शुरुआत में किस तरीके से लिखे जाते थे और धीरे धीरे ये किस तरीके से बढ़ता बढ़ता यहाँ आज तक पहुँचा है। तो ये बात चाहे उपन्यास की हो, नाटक की हो, चाहे कहानी की हो या आलोचना की हो, गद्य की जितनी भी विधाएं हैं उनका विकास कैसे हुआ, आप ये एक एक करके जो आगे वीडियो अपलोड होगी उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में आपको ये बात समझ में आएगी कि इनका जो शुरुआती रूप था, जब ये बिल्कुल एकदम अपने इनकी शुरुआत हो रही थी, तो उस टाइम पर ये किस प्रकार के थे या इनकी शुरुआत कैसे हुई,
ये आप आज की इस वीडियो में जान लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले निबंध से। तो निबंध का जो शुरुआती रूप हमें देखने को मिलता है वो भारतेंदु युग में देखने को मिलता है। भारतेंदु युग के अंदर पत्रिका और निबंध इन दोनों का साथ में क्या है विकास हुआ। इसी युग में ही पत्र पत्रिकाएं निकलना चालू हुई थी। इससे पहले पत्र पत्रिका जो थी हिंदी में इतनी नहीं थी, और जो निबंध लिखे जा रहे थे वो सबसे पहले इन्हीं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही जो है निबंध सामने आ रहे थे। और जो आलोचना का शुरुआती रूप था, जो विकास हो रहा था, वो इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही हमारे सामने आया था। तो निबंध के बारे में आपको पता होगा कि निबंध के अंदर विचारों को बहुत अच्छे से व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए इन्होंने निबंध का सहारा लिया और निबंध को उन्होंने अखबार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। तो इस युग के जो कुछ निबंधकार थे और उन्होंने जो निबंध लिखे वो कुछ इस प्रकार हैं। कुछ मैंने इसमें ले लिया है कि प्रताप नारायण मिश्र थे उस समय जो निबंध लिख रहे थे, और राधा चरण गोस्वामी जिन्होंने लिखा था यमलोक की यात्रा, इनकी एक निबंध है जिन्होंने ये राधा चरण गोस्वामी ने लिखा था। और प्रताप नारायण मिश्र ने छोटे छोटे निबंध लिखे हैं, जिसे आप देख सकते हैं कि भो, बात, मनोयोग और समझदार की मौत, ये उनके कुछ शुरुआती निबंध थे। और तीसरे अगर हम बात करेंगे तो तीसरा है भारतेंदु जी स्वयं। तो भारतेंदु जी ने जो एक निबंध लिखा था वो है स्वर्ग की विचार सभा। तो ये कुछ शुरुआती रूप है निबंध के जो हमें देखने को मिलते हैं। कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं बालकृष्ण भट्ट के पास। तो बालकृष्ण भट्ट ने भी यहाँ पर कुछ निबंध लिखे हैं, जैसे आँख, कान, नाक, ये उनके निबंध के शीर्षक हैं। छोटे छोटे निबंध इन्होंने भी लिखे। तो ये मैंने आपको 4 बता दी हैं मेन निबंधकार, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगी, उसके अंदर ये सब लिख रखा है, लेखकों के नाम, उनकी रचनाएं आपको उसमें भी मिल जाएंगी। तो इस टाइम पर ये जो निबंध लिख रहे थे इसके अंदर मुहावरों का प्रयोग इनकी भाषा में मिल जाता है, और फारसी के जो शब्द थे कुछ उसका भी इसमें यूज़ मिलता था, और कुछ शब्द जो है अंग्रेजी के भी मिलते थे। तो अब हम चलते हैं दूसरी विधा की ओर। जो दूसरी विधा है वो है नाटक। तो ये सभी विधाएं बहुत शुरुआती रूप में है, इसमें अभी कुछ ज़्यादा जानने की आवश्यकता उतनी है ही नहीं, अभी शुरुआती रूप में है, बस शुरू हो रहा है एक तरीके से। अगली जो गद्य विधा है वो है नाटक। तो नाटक का क्या है, फिर से इस युग में पुनः प्रचलन हुआ। नाटक तो पहले भी हमारे यहाँ हुआ करते थे और लिखे जाते थे, पर वो एक तरीके से अब फिर बीच में कहीं गायब से हो गए थे। परंतु भारतेंदु जी ने नाटकों को फिर से उसको सामने लेकर के आए, क्योंकि नाटक एक माध्यम था जिससे लोगों तक बहुत आसानी से कनेक्ट हुआ जा सकता था, और भारतेंदु जी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना था। तो भारतेंदु जी ने नाटक को अपना सबसे अच्छा साधन के रूप में उन्होंने यूज़ किया। तो नाटक का इस भारतेंदु युग में बहुत अच्छा खासा विकास देखने को मिलता है। स्वयं भारतेंदु जी ने काफ़ी सारे नाटक लिखे हैं। उन्होंने कुछ बांग्ला के नाटकों का अनुवाद भी किया है, और कुछ अपने खुद जो मौलिक नाटक है उन्होंने स्वयं लिखे। तो पहले तो नाटककार भारतेंदु जी स्वयं हो गए, दूसरे हो गए श्रीनिवास दास जी हो गए इसमें, जिन्होंने जो नाटक लिखा हुआ है संयोगिता स्वयंवर, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध था। इनकी ऐसी रचनाएं प्रेम मोहिनी, रणधीर। और अब चलते हैं तीसरे निबंध, जो तीसरे नाटककार थे उस समय वो है प्रताप नारायण मिश्र। इनको हमने यहाँ पर भी देखा था, और यही लोग, इन्हीं के नाम आपस में रिपीट होते रहेंगे ज़्यादातर। प्रताप नारायण मिश्र ने जो नाटक लिखा हुआ है भारत दुर्दशा। तो भारत दुर्दशा भारतेंदु जी ने भी लिखा है और इन्होंने भी लिख रखा है, दोनों अलग अलग हैं। और कली कौतुक रूपक, तो इनके ये नाटक। भारतेंदु जी के जो कुछ प्रमुख नाटक है उसमें आप भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है उनकी अंधेर नगरी, और चंद्रावली, नील देवी, इसी प्रकार से भारतेंदु जी के काफ़ी सारे नाटक हैं। आपको नीचे PDF में और नाम मिल जाएंगे, आप वहाँ से याद कर सकते हैं। इसी में ही आप चौथे लेखक और याद कर लीजिए। चौथा जो लेखक थे जो नाटक इस टाइम पर लिख रहे थे वो है राधा चरण गोस्वामी। इनका नाम यहाँ पर भी आया था, तो मैंने कहा है यही नाम रिपीट होते रहेंगे आसपास। तो इनके जो नाटक थे वो आप देख सकते हैं, तन, मन और धन, ये इनके नाटक के शीर्षक हैं। तो अब अगली विधा की ओर चलते हैं, वो है उपन्यास। तो इस टाइम पर उपन्यास जो है लिखे नहीं जा रहे थे। तो भारतेंदु जी अपने एक मित्र को पत्र लिखते हैं और कहते हैं क्यों ना हम इस विधा की शुरुआत करें, और मैं चाहूँगा कि आप जो इतने, अपने मित्र को कहते हैं कि आप इसकी शुरुआत करें। तो इस युग में जो उपन्यासकार निकल करके सामने आए उसके अंदर आप देख सकते हैं ये श्रीनिवास दास जी आते हैं, और विशेष रूप से बाबू देवकीनंदन खत्री। तो इन्होंने एक उपन्यास लिखा जो है चंद्रकांता, 1891 में लिखी थी उन्होंने, और उस चंद्रकांता ने इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करी, लोगों ने उसे पढ़ने के लिए हिंदी सीखी, और उसे पढ़ने के बाद वो ऐसी और किताबें भी ढूंढने लगे, और कुछ तो इसे पढ़ करके
हिंदी में जो साहित्य की रचना करने लग गए, वो लिखने लग गए। उन्होंने इतना पढ़ लिया कि अब उन्होंने भी लिखना चालू कर दिया था। तो इनकी जो रचना थी वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। तो और एक और उपन्यास जो श्री निवास दास जी का जो बहुत प्रमुख है वो है परीक्षा गुरु। और इसी प्रकार से बाल कृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास और ये जो 3 मैंने नाम आपको यहाँ पर लिख रखे हैं, इन्होंने भी अपने उपन्यास लिखे। इनके उपन्यास, इन्होंने कौन से उपन्यास लिखे आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। जो अगली विधा है वो है कहानी। तो इस टाइम पर कहानी उतनी ज़्यादा अस्तित्व जो है उसका निभर करके सामने नहीं आया, पर लेकिन हाँ, कहानी की जो शुरुआत है इधर हो चुकी थी। राजा भोज का सपना, ये जो कहानी थी शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने लिखी, और कुछ आप भी थी कुछ जगत भी थी। ये जो कहानी थी वो भारतेंदु जी ने लिखी, जो कि अधूरी थी। और इसी समय भारतेंदु जी ने कुछ और विधाएं थी, उनका भी इन्होंने शुरुआत कर दी थी, जिसमें इतिहास लेखन और जीवन वृत्तांत इन्होंने लिखना चालू कर दिया था, जिसमें कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण ये इतिहास लेखन था, और जीवन वृत्तांत के अंदर उन्होंने जयदेव का जीवन वृत्तांत लिखा। तो इस हिसाब से उन्होंने जीवन चरित्र भी शुरू कर दिया था और इतिहास लेखन भी चालू कर दिया था। और भारतेंदु जी ने जो यात्रा करी उसका भी उन्होंने वर्णन लिखा। तो एक तरीके से यात्रा वृत्तांत भी जो लिखने की शुरुआत भारतेंदु जी ने अपने टाइम पर ही कर दी थी। तो अब अगली विधा की ओर बढ़ते हैं, वो आलोचना। तो इस टाइम पर जो आलोचना हमें देखने को मिलती है वो विशेष रूप से कोई भी कृति या पुस्तक आती थी तो उसकी आलोचना पत्र पत्रिकाओं में ये लोग करते थे। तो आलोचना का जो रूप हमें उस टाइम पर देखने को मिलता है बहुत ही नॉर्मल सा, सामान्य सा होता है, जिसमें उनके कुछ गुण और दोष गिनवा करके बस उसको इतना ही रोक देते हैं। तो इस टाइम पर ये जो मैंने आपको रचना बताई थी संयोगिता स्वयंवर, इसकी आलोचना खूब धड़ल्ले से हुई थी। प्रेमचंद जी की एक पत्रिका है जो आनंद कादम्बिनी, तो उन्होंने अपनी उस पत्रिका में इस संयोगिता स्वयंवर की आलोचना करी। बालकृष्ण भट्ट ने भी इनकी आलोचना करी थी अपनी हिंदी प्रदीप पत्रिका में, जिसकी जो शीर्षक था सच्ची समालोचना था। हिंदी आलोचना का जो शुरुआती रूप था वो इतिहास बोध पर ध्यान रखता था और देश काल का जो वातावरण था अपना, इन सभी बातों का ध्यान रखता था कि किस तरीके से वो इनसे रेलेवेंट होकर के लिखा जाए। तो आलोचना का जो रूप हमें देखने को मिलता है वो इतना ज़्यादा गिरा हुआ भी नहीं होता, अच्छा खासा उसका स्तर होता है। इसका उदाहरण आपको किताब में मिल भी जाएगा जब आप पढ़ेंगे। तो जितना भी मैं आपको ये सारा बता रहा हूँ तो एक बार जा करके आप हिंदी साहित्य का जो सरल इतिहास है उसमें से एक बार जरूर पढ़ना, तो आपको चीज़ें जो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। भारतेंदु जी ने एक निबंध लिखा था जिसका शीर्षक है नाटक। उस नाटक शीर्षक को क्या है, आलोचना की पहली कृति भी माना जाता है क्योंकि उन्होंने उस निबंध के अंदर ये बताया है कि नाटक के गुण क्या होते हैं, नाटक कैसे लिखा जाता है, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक रचनाकार को नाटक लिखते समय। तो उसे आलोचना की कैटेगरी में उस निबंध को रखते हैं। तो ये जो निबंध है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनका नाटक निबंध, जो आलोचना में जब भी हम आलोचना की बात करते हैं तो उसको हम अवश्य गिनवाते हैं। तो ये तो बात हो गई आलोचना की कि उसका जो शुरुआती रूप है हमें पत्र पत्रिका के रूप में देखने को मिलता है। अब चलते हैं हम अपनी अगली विधा जो कि है कविता। तो इस टाइम पर जो कविता लिखी जा रही थी, भारतेंदु युग के जितने भी साहित्यकार थे वो सभी ज़्यादातर ब्रज भाषा में ही कविताएं लिख रहे थे। और कविता तो पहले भी चली आ रही थी बहुत सारी, तो कविता का कोई इस युग में कोई शुरुआत नहीं हुआ था। परंतु कविता का जो तेवर था, जिस तरीके से कविताएं पहले लिखी जाती थी वो कविता उस प्रकार की नहीं थी। पहले की कविताओं में जो गद्य का जो स्वरूप है वो हमें देखने को नहीं मिलता था, पर अब की जो कविता थी उसके अंदर गद्य का रूप वो धारण करती जा रही थी। उसकी जो वाक्य विन्यास थे वो गद्य जैसे हो रहे थे। रूप से जो कविता अब हमारे सामने उभर करके आ रही थी उसके ऊपर भी इस गद्य का प्रभाव पड़ चुका था। तो खुद भारतेंदु जी भी खड़ी बोली में लिखने का क्या है प्रयास कर रहे थे और बाकी लोगों की तरह। तो इस समय की जो कविताएं थी वो जीवन की समस्याओं की अभिव्यक्ति करती थी, यानी जो समस्याएं वो देखते हैं लोग उसी को क्या है कविता के अंदर वो लोग ढाल रहे थे। तो ऐसी आर्थिक समस्याओं को दिखाते हुए भारतेंदु जी लिखते हैं कि अंग्रेजी राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात यही अति ख्वारी। तो इस कविता के माध्यम से भारतेंदु जी ने बताया कि अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से जो है भारत में लूट मचा रखी, यहाँ का पैसा लूट करके बाहर अपने देशों में लेकर के जा रहे हैं। तो इसी प्रकार की कविता उस टाइम पर हो रही थी। ऐसी एक कविता है प्रताप नारायण मिश्र जी की, जिसमें वो कहते हैं कि सर्वस्व लिए जात अंग्रेज हम केवल लेक्चर को तेज। और इसी काल में भाषा की समस्या पर भी लेखकों का ध्यान गया, जिसमें भारतेंदु जी लिखते हैं कि निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा के मिलत ना हिये को शूल। तो भारतेंदु जी इस कविता के माध्यम से बताते हैं कि जो हमारी जो मातृभाषा है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना जो है उन्नति हो ही नहीं सकती। तो लेखकों का जो ध्यान था समस्याओं की ओर जा रहा था और उन्हीं समस्याओं को अपनी रचना के अंदर भी दिखा रहे थे।
तो जो कविता का जो रूप था गद्यात्मक हो चुका था और जो समस्या थी उसको इसमें दिखाया जा रहा था। तो कविता का रूप भी धीरे धीरे चेंज हो रहा था। और बाकी जो हमने गद्य विधाओं के बारे में बात करी, मूल रूप से ये जो नई अभिव्यक्ति आ रही थी, इन्हीं को व्यक्त करने के लिए इन नई गद्य विधाओं का विकास होना शुरू हुआ। अगली जो वीडियो बनेगी उसमें हम जानेंगे कि ये जो गद्य विधाओं का जो विकास भारतेंदु जी ने किया, तो इनको आगे किस तरीके से इन्होंने अपना विकास किया, आगे किस किस तरीके से चली, तो इनका विकास हम अगली वीडियो में जानेंगे। और जो इधर तो भारतेंदु जी इन सब के प्रवर्तक रहे, एक तरीके से जो मेन इनका जो इंजन था वो भारतेंदु जी थे, जो इन सबको लेकर के चले। तो आगे इनके बाद ये जो इंजन का काम था वो किसने किया, ये हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। जो रह गई है वो भारतेंदु युग के जो प्रमुख लेखक थे उनके बारे में। तो भारतेंदु युग के प्रमुख 4-5 लेखक थे जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले तो है भारतेंदु जी, जो इस युग के सबसे प्रमुख लेखक थे। दूसरे हैं प्रताप नारायण मिश्र और तीसरे बालकृष्ण भट्ट। तो चौथे हैं उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। हाँ, तो कुल मिलाकर के यही 4 जो है प्रमुख कवि थे। और अन्य कवि में आ जाते हैं लाला श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह और राधा चरण गोस्वामी प्रमुख। तो नीचे आप जो PDF आपको मिलेगी उसके अंदर आपको इन सभी के बारे में मैंने इंपॉर्टेंट बातें जो है लिख दी है, आप वहाँ से पढ़ करके समझ सकते हैं। तो इन लेखकों के बारे में आप खुद पढ़ लेना, मैं बता देता इसी वीडियो में, पर लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी जो कि सही नहीं रहेगा। आप खुद पढ़ लेना। अगर कोई दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट में लिखना, मैं उसे अगली वीडियो में सॉल्व कर दूंगा।